नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल HS स्टडी में। चलिए आज अपन ने जो अपना कल जो बिंदु चल रहा था उससे आगे बढ़ते हैं। और कल जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था व्यंजनों का वर्गीकरण। वर्ण का अपना बिंदु चल रहा था। वर्ण विचार में अपन ने स्वर पढ़ लिए थे और व्यंजन जो है व्यंजन का वर्गीकरण भी लगभग अपना जो था वो पूरा हो चुका था। आज व्यंजन वर्गीकरण और स्वर वर्गीकरण दोनों को एक अच्छे ढंग से उच्चारण स्थान के आधार पर अपन पढ़ने वाले हैं। उच्चारण स्थान जो है अपना उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों को भी पढ़ेंगे और व्यंजनों को भी पढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में जो है उच्चारण स्थान से हर बार प्रश्न आता है। उच्चारण स्थान से जो है हर बार प्रश्न आता है। और रीट के जो विद्यार्थी हैं, रीट के विद्यार्थियों को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि रीट में अपना वर्ण का टॉपिक नहीं है, लेकिन अपना संधि का टॉपिक है। और संधि जो है जब वर्ण आएंगे तभी संधि आएगी, चाहे वो उच्चारण, जब आपको उच्चारण स्थान आएगा तभी संधि आएगी। वो भी मैं इसी में बता दूंगा कि किस प्रकार आपको वर्णों की आवश्यकता पड़ेगी संधि को करने के लिए। वो चीज़ें भी आप अपन यहाँ पर करने वाले हैं। देखो मैंने एक आज सारणी पहले बना ली है ताकि अपना समय जो है वो ज़्यादा व्यतीत नहीं हो। सारणी बनाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, तो वो मैंने पहले ही बना ली है। ठीक है, अब इसमें एक एक जो मैंने बिंदु लिख रखे हैं उच्चारण स्थान के आधार पर अपन क्या करने वाले हैं, वर्णों का वर्गीकरण करेंगे। उसमें भी जो है एक रहेगा अपना बिंदु रहेगा उच्चारण स्थान, दूसरा रहेगा परिभाषा, और तीसरा रहेगा सूत्र, और चौथा रहेगा कि उसमें कौन कौन से वर्ण शामिल हैं, कि उसमें कौन कौन से वर्णों को शामिल किया जाएगा। उन वर्णों की भी बात अपन यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक एक बिंदु को लेके। देखिए अपना पहले उच्चारण स्थान की बात करते हैं कि पहला उच्चारण स्थान कौन सा है। तो पहला अपना उच्चारण स्थान जो रहने वाला है वो रहेगा अपना कंठे वर्ण। कंठे वर्ण, तो कंठे वर्ण कौन कौन से हैं, कंठे ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, कंठे ध्वनियाँ कहते किसे हैं। देखो कंठे ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, कंठ की सहायता से होता है। कंठ की सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, कंठे ध्वनियाँ कहते हैं। बोल के देख लो, क ख ग, ये बोलेंगे तो अपने कंठ से ध्वनि निकलेगी। तो परिभाषा क्या होगी इसकी, कंठे ध्वनियों की कंठ से उच्चारण। कंठ से उच्चारण कहाँ से होगा भाई, उच्चारण कंठ से होगा। उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ से होगा। इसका एक सूत्र भी है, इजीली आपको याद कर लेना है, वो है अकु है विसर्ग नाम। अकु है विसर्ग नाम, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। अकु है विसर्ग नाम कंठ है। अकु है विसर्ग नाम कंठ है। वैसे ये संस्कृत का है, उसमें विसर्जनिया नाम लिखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही याद रखना है, संस्कृत में नहीं घुसना है। अकु है विसर्ग नाम कंठ है। अकु है विसर्ग नाम कंठ है, याद कर लेना, रट लेना इसको। कंठे वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है, कंठ से उच्चारण होता है। सूत्र याद करना है, अकु है विसर्ग नाम कंठ है। अकु है विसर्ग नाम कंठ है। अब देखो इसमें कौन कौन सी वर्ण है शामिल, तो देखें पहला ही क्या है, ए है, तो लिख देंगे ए और आ। ए और आ लिख दिया। कु का मतलब है यहाँ पर क वर्ग। कु का मतलब क्या है भाई, क वर्ग रहेगा। कु का मतलब क्या रहेगा, क वर्ग। क वर्ग का मतलब क ख ग घ और अंक, ये अपने जो है वो क ख गड़ जो है वो अपने किस में आएंगे, क वर्ग के अंतर्गत आएंगे। फिर देखो क्या लिखा हुआ है आगे, आगे लिखा हुआ है। तो है की ध्वनि भी कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। बोल के देख लेना है। फिर ये एक और रह गया विसर्ग, एक और क्या रह गया, विसर्ग रह गया। तो विसर्ग की भी ध्वनि किसकी तरह निकलती है की तरह निकलती है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा विसर्ग। तो यहाँ पर जो है अपने सारे वर्ण आ गए। एक तो आता है ए आ, ए के साथ में आ अपने आप आ जाता है, क्योंकि ए प्लस ए से मिलकर क्या बनता है, आ बनता है। क वर्ग आ गया, बोल के देख लेना, क ख गड़ है विसर्ग। ठीक है, ये इतनी जो ध्वनियां, इतने जो वर्ण हैं उनका उच्चारण स्थान क्या रहेगा, कंठ रहेगा। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, कंठे वर्ण भी कहते हैं। उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से होता है। सूत्र याद करना है, अकु है विसर्ग नाम कंठ है। अकु है विसर्ग नाम कंठ है। ठीक है, याद हो गया। आगे चलते हैं। अगला जो 2 नंबर वाला अपना जो रहने वाला है वो है अपने तालव्य वर्ण। क्या रहेगा, तालव्य वर्ण। तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, देखो तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं, कहाँ से जो है इसका उच्चारण होता है। तालव्य का मतलब होता है तालवा, तालु, तालु। तालव्य का मतलब क्या होता है, तालु। तो याद रह जाएगा, जहाँ चिपक जाए गर्म आलू उसे क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। ठीक है, तालु में ही हमेशा गर्म आलू चिपकता है। तो आपको पता चल गया होगा कि तालु किधर है, ऊपर वाले भाग में होता है। जीभ के जस्ट जो ऊपर वाला भाग है वहां पर होता है तालु। ठीक है, ये उच्चारण स्थान कहाँ से होगा भाई, तालु से। जीभ किसका स्पर्श करेगी, यहाँ पर लिख देता हूँ, जीभ
तालु का स्पर्श करेगी। किसका स्पर्श करेगी? तालु का। यानी जब भी उच्चारण करेंगे अपनी जीभ जो है वो तालु का स्पर्श करेगी। सूत्र क्या रहेगा? सूत्र देखें, ईचू य शा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु। देखो आपको ध्यान में रखना है, अपन जब कै सबसे पहले क्या लिखते हैं? कै लिखते हैं, कै वाली लाइन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? च वाली लाइन लिखते हैं। तो मैंने भी वैसा ही किया, पहले कै वाली लाइन लिखी है, फिर मैंने क्या लिखा है? च वाली लाइन लिखी। अब च वाली लाइन में आपको याद रखना है कि पहला से आएगा। च वाली लाइन में क्या आएगा? पहला से आएगा। यहाँ पर ईचू यशा नाम मैंने लिखा है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा? पहला से आएगा। ठीक है, इसमें देखो कौन कौन से वर्ण शामिल होते हैं, याद रह जाएगा सूत्र, ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु, ईचू यशा नाम तालु। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये याद कर लेना। इसमें देखो कौन कौन से होंगे। पहला वर्ण क्या है? ई है, तो ई और ई आ जाएगा, ई और बड़ी ई दोनों आ गए। फिर क्या है? चू, चू का मतलब क्या होता है? च वर्ग, चू का मतलब क्या होगा? च वर्ग होगा, चू का मतलब क्या होगा? च वर्ग। फिर क्या आ जाएगा? य, फिर क्या आएगा? ये के बाद में क्या है? शह, ये के बाद में क्या है? शह, तो पहला शह लिख देंगे। ठीक है, आगे वही आ गया नाम, नाम तालु, यहाँ पर भी नाम कंठ लिखा था, यहाँ पे भी नाम तालु लिखा। ठीक है, तो ये सारे वर्ण आ गए, याद हो जाएंगे। ईचू यशा नाम तालु, उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, तालु। ठीक है, और कहाँ से बोला जाता है? जीभ का किसका स्पर्श करेगी? तालु का स्पर्श करेगी। बोल के देख लेना, च छ ज झ य, च छ ज झ य। ठीक है, इसमें देखो ई का जो उच्चारण होता है वो किसकी तरह होता है? ई में भी देखो जीभ बीच में से ऊपर उठती है। फिर य बोल के देख लो, य। ठीक है, और अपन जो पहला श बोलते हैं, देखो श का जो भेद है अपने अंदर वो अपना धीरे धीरे समझ में आएगा कि पहला श किस तरह से बोला जाता है, दूसरा श किस तरह से। पहला श जो होता है वो कहलाता है तालव्य श। पहला श क्या किसे कहते हैं? तालव्य श को पहला श कहते हैं। तो पहला श जो रहेगा उसका उच्चारण आपको करना है च की तरह। तो च की तरह करेंगे तो किस प्रकार बोलेंगे? श, यानी जीभ को क्या करना? बीच में से ऊपर उठाना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अपना अगला जो नंबर रहेगा, 3 नंबर की बात करते हैं। तीसरा जो रहेगा, च वाली लाइन के बाद में क्या आता है? टे वाली लाइन आती है। तो यहां पर अगला रहेगा मूर्धन्य वर्ण। क्या रहेगा? ये चल नहीं रहा, मैं इसी से लिख देता हूं ना, नंबर 3 मूर्धन्य वर्ण। देखो यहां पर इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या रहेगा? इसकी परिभाषा क्या रहेगी? मूर्धन्य का मतलब मुर्दा, मूर्धन्य का मतलब क्या होता है? मुर्दा होता है। तो यहां पर मैं लिखूंगा जीभ किसका स्पर्श करेगी? उच्चारण के समय जीभ जो है वो मूर्धा का स्पर्श करेगी। किसका करेगी? मूर्धा का स्पर्श। किसका स्पर्श करेगी भी? मूर्धा का। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कौन कौन से वर्ण आएंगे इसमें। सूत्र जो रहेगा वो रहेगा अपना ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। देखो मूर्धन्य वर्ण किसका स्पर्श करेगी? जीभ मूर्धा का स्पर्श करेगी। सूत्र क्या रहेगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। याद कर लेना, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो वर्ण कौन कौन से आएंगे देखो, तो एक तो आ जाएगा री, पहला ही वर्ण आया हुआ है। एक तो आ गया री, री के बाद में क्या है? टे वर्ग है, तो टे वर्ग में क्या आ जाएगा? टे ठे डे ढे ण, टे ठे डे ढे ण, टे ठे डे ढे ण आ गया किसमें? टे वर्ग में। फिर देखो क्या आया है? र आया है। फिर क्या आया है? र आया। र के बाद में क्या है? दूसरा श है, जिसको अपन की मूर्धन्य श के नाम से भी जानते हैं, वो है दूसरा श। अब देखो दूसरे श का उच्चारण अपने को किसकी तरह करना है? टे की तरह करना है। जैसे अपन टे बोलते हैं, टे में देखो जो मसूड़े हैं उनका स्पर्श कर रही है, यानी मुर्दा, मुर्दा का स्पर्श कर रही है। मसूड़ों को क्या कहा जाता है? मुर्दा कहा जाता है। तो री टू रसाणाम का मतलब री टे वर्ग र और श, री टू रसाणाम री टे वर्ग र और श। याद रह जाएगा सूत्र, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। उच्चारण स्थान जो है वो इसके जस्ट आगे लिखा हुआ है। देखो सब में क्या है? ये कंठे वर्ण है, कंठे वर्ण लिखा हुआ है, तालव्य है तो तालव्य लिखा है, मूर्धन्य है तो मूर्धा लिखा हुआ है। ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नंबर 4 की। देखो टे वर्ग के बाद में क्या आता है? टे वर्ग आता है। टे के बाद में क्या आता है? तय। तो यहां पर लिख देंगे तुलसा नाम, सॉरी सूत्र लिख दिया मैंने पहले। यहां पर लिखेंगे दंते वर्ण। यहां पर क्या लिखेंगे? दंते वर्ण। दंते वर्णों में क्या होगा? जीभ जो होगी, जीभ किसका स्पर्श करेगी? जीभ दांतों का स्पर्श करेगी, दांतों का स्पर्श। जीभ किसका स्पर्श करेगी? दांतों का स्पर्श करेगी। सूत्र क्या है देखो इसका? इसका सूत्र है
तुलसा नाम दंत है। ये मैंने संस्कृत से हिंदी में बदला है इसको मैंने लिख दिया तुलसा नाम दंत है, क्योंकि उसमें ऋतुलसा नाम होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसका तुलसा नाम दंत कर दिया। तो यहाँ पर देखो आपको कौन कौन से वर्ण याद रखने हैं, यहाँ पे ही लिखा हुआ है। तू का मतलब होता है तयवर्ग, तू का मतलब क्या होता है, तयवर्ग होता है। इसके अलावा लय की बात करें तो लय भी इसमें आ जाता है। तयवर्ग में आ गए त थ द ध न, फिर तीसरा श आ जाएगा। कौन सा श आएगा भाई, तीसरा श। यहाँ पर बाकी नाम दंत लिखा हुआ ही आगे। तो यहाँ पर देखो याद रखना है, तीसरे श का जो उच्चारण है वो आपको करना है किसकी तरह, तय की तरह। जिस प्रकार तय आप बोलते हो वैसे ही आपको क्या करना है, इस श का उच्चारण करना है। याद रह जाएगा, दंते वर्ण जीभ धातु का स्पर्श करेगी। सूत्र क्या रहेगा, तुलसा नाम दंते। इसके अलावा तय वर्ग आएगा, लय आएगा, स आएगा, ये सारे किस में आएंगे, दंते वर्ण में। धातु से इनका उच्चारण स्थान होता है। तय बोल के देख लो, जीभ किसका स्पर्श करती है, धातु को टच होती है। लय बोल के देख लो, जीभ किसका स्पर्श करेगी, धातु का स्पर्श करेगी। और इस तय की तरह किसको बोलना है, स को बोलना है। किसको बोलना है, स को। अपने को इस एक स का ही उच्चारण आता है, हमेशा से अपन एक ही स बोलते आए हैं, इन दो का तो उच्चारण अपने को कभी आया ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखो बोलना, कोई नहीं पूछेगा भाई, जब आप टीचर बनोगे तो बाद में पूछेंगे, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे तभी दिक्कत आएगी। ठीक है, अभी दिक्कत नहीं आने वाली, किस प्रकार आप बोलते हो, बोलने से कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ने वाला। चलिए आगे बात करते हैं। अगला अपना जो रहेगा, पांचवा जो रहेगा वो रहेगा ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है। ओष्ठ्य वर्णों में क्या होता है, देखो अपने यहाँ पर देखो, क हो गया, क च ट त, फिर आएगा प। कौन सा आएगा, प वाली लाइन आएगी। तो यहाँ पर ओष्ठ्य का मतलब होता है होठ, तो किसकी सहायता से बोले जाएंगे, होठों की सहायता से। ठीक है, लिख देता हूं, होठों की सहायता से उच्चारण। होठों की सहायता से जिनका उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं। तो देखो इसका भी एक छोटा सा सूत्र ही है, बदलाव करके लिखा मैंने, उपोष्ठ, उपोष्ठ। तो यहाँ पर देखो ज्यादा नहीं है, उपोष्ठ्य वर्ण भी इसको कह सकते हैं, उपोष्ठ भी कह दो। ठीक है, इतना सा सूत्र है, इतना सा ही आपको याद करना है, बड़े वाला आपको याद नहीं करना है। देखो पहला ही वर्ण क्या है, ऊ है, तो दोनों ऊ आ जाएंगे। एक तो आएगा ऊ और एक बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ गया। फिर क्या है, फिर क्या है, पो का मतलब आप प प्लस ओष्ठ, पोष्ठ किसको कहते हैं, प प्लस ओष्ठ। तो यहाँ पर प वर्ग आ गया। कौन सा वर्ग आ गया भाई, प वर्ग आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये अपना हो गया। इसमें ऊ आ जाएगा और प फ ब। देखो होठों के बिना इसको नहीं बोला जा सकता, ऊ को भी आप नहीं बोल सकते होठों की मदद के बिना। प फ को ब मैं को भी आप किसकी मदद से बोल सकते हो, होठों की मदद से बोल सकते हो। इसलिए इनको क्या कहा गया है, ओष्ठ्य वर्ण कहा गया है। और इनका जो सूत्र रहेगा वो रहेगा उपोष्ठ। सूत्र क्या रहेगा, उपोष्ठ रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं, नंबर 6। अब यहाँ पर देखो अपने जो स्वर थे, सॉरी जो व्यंजन थे वो सारे के सारे इसमें आ गए हैं, सारे के सारे आ गए हैं। एक दो जो रहे हैं, जैसे अपना एक तो वह रह गया, ठीक है, उसकी बात भी अपन यहाँ पर करने वाले हैं। देखो अपना एक तो स्वर व्यंजन रह गया है, वह रह गया है, तो उसकी बात मैं पहले ही कर लेता हूँ, बाकी की बात अपन बाद में करेंगे। ठीक है, देखिए दंतोष्ठ वर्ण, दंत ओष्ठ वर्ण, दंत ये रहा और ओष्ठ ये रहा, दंत ये रहा और ओष्ठ ये रहा। तो दंतोष्ठ वर्ण जो है वो किसकी सहायता से बोला जाता है, दांत प्लस ओष्ठ, दांत और होठों की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। इसका कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, और वर्ण रहेगा अपना, वो रहेगा वह। वर्ण क्या रहेगा, वह। वह देखो वह में होठ भी हिलते हैं और जीभ जो है वो किसका स्पर्श करती है, दांतों का स्पर्श करती है। इसलिए जो वह वर्ण है वो क्या रहेगा, दंतोष्ठ वर्णों की श्रेणी में आता है। वह जो है किसकी श्रेणी में आता है, दंतोष्ठ वर्णों की श्रेणी में आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 7 जो है वो रहेगा अपना कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण यानी ये और ये कंठ तालव्य। अब देखो यहाँ पर कंठ और तालु दोनों की सहायता से जो होगा वो स्वरों का उच्चारण होगा। किसका होगा, स्वरों का होगा, व्यंजनों का नहीं होगा। व्यंजन अपने सारे आ गए, अब बात करेंगे अपन स्वरों की। अब स्वर देखो यहाँ पर भी आए हुए हैं। अब आपको पता होगा ए और ई से, ए और ई से मिलकर बना है ए, और ए और ए से मिलकर बना है ऐ। तो दो किससे बने हैं, तो उनको क्या कहेंगे, कंठ तालव्य, यानी जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं, कंठ
कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु की सहायता से बोले जाते हैं। इसका कोई सूत्र नहीं है, डायरेक्ट अपन वर्णों के लिखने वाले हैं। एक तो है ए और एक है आई। अब देखो ए किससे बना, ए और ई से, इसीलिए इसको क्या कह दिया, कंठ तालव्य कह दिया, कंठ तालव्य कह दिया। अरे कहा कि नहीं कहा, बिल्कुल कहा ना। ठीक है, आगे बात करते हैं नंबर 8 की, कंठ ओष्ठ। इसको अपन कंठोष्ठ वर्ण भी कह सकते हैं, कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण। देखो ये किसकी सहायता से बोले जाएंगे, कंठ प्लस ओष्ठ, किसकी सहायता से बोले जाएंगे, कंठ प्लस ओष्ठ की सहायता से। अब यहाँ पर भी इसका कोई सूत्र नहीं लगने वाला। अब देखें कंठे ये वर्ण रहे, ओष्ठ वाला कौन सा है, ये वाला रहा, तो कंठे में है ए आ और ओष्ठ वाले में क्या है, उ है, तो ए और उ मिलकर क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा। एक आएगा ओ और एक आ जाएगा औ। ठीक है, ओ और औ का जो उच्चारण स्थान रहेगा वो क्या रहेगा, कंठोष्ठ रहेगा, क्योंकि कंठ और ओष्ठ की सहायता से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं, ओ और औ कहते हैं, उन्हें कंठोष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। और एक लास्ट अपना रह जाता है, वो है अपने नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण, नासिक के वर्ण। तो नासिक के वर्ण जो है वो कहाँ से बोले जाते हैं, नासिका से, नासिका। देखो मुख की तो सहायता लेनी पड़ेगी, अकेले नाक से अपन इसका उच्चारण नहीं कर सकते। और वो कौन कौन से हैं, देखो वो अपने रहेंगे यमगणना में। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीधे लिख देता हूँ, जितने भी अपने 5 वर्ग हैं, कै च ट त प, उसका जो पंचम वर्ण है, जैसे पहला हो गया अपना अंग जिसको आप अड़े बोलते हो, फिर ये, फिर ण, फिर न और फिर मैं। तो इस प्रकार ये 5 जो वर्ण है वो अपने कहलाएंगे नासिक के वर्ण, यानी ये किसकी सहायता से बोले जाएंगे, नाक की सहायता से। अब प्रश्न ये आता है, प्रश्न कहाँ से आता है, देखो प्रश्न अपने पूछा जा सकता है वर्णों में, अगर प्रश्न आएगा तो वो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। अब मान लो ये दे दिया और इसका उच्चारण स्थान पूछ लिया, और ये में दोनों आ गए, मान लो अपने ये में मान लो दोनों आ गए, कौन कौन से, एक तो आ गया नासिक के वर्ण और एक आ गया अपने न जो है वो किस में आता है, दंते वर्णों में आता है। तो ये भी आ गया और ये भी आ गया, तब आपको ये नासिका वाला करना है। ठीक है, नासिक के जब नहीं हो तब आपको क्या करना है, वहां पर दंते करना है। ठीक है, नासिका वाला नहीं हो तब वहां पर दंते करना है। इनमें से जो उसमें पहले है उसको तो आप बाद में लेंगे, पहले नासिका वाले को लेना है। अब देखो संधि में काम में कहाँ पर आएगा, संधि में देखो सबसे दिक्कत ज्यादा यही होती है, श। अब याद करो आप शब्दों को, उन शब्दों को याद करो जिसमें आपने देखा होगा कि ये जो स है वो हमेशा जब भी आधा आता है किसके साथ में आता है, च के साथ में आता है। जब भी आधा से आता है, जैसे निश्चित की बात करें तो इस च के साथ में आता है। ये स जो है वो हमेशा ट वर्ग के साथ में आता है, ट ठ ड ढ ण, इसी के साथ में ज्यादातर आता है, आधा वर्ण आए तब की बात है। ठीक है, ये स जो है वो हमेशा त वर्ग के साथ में ही आता है। ठीक है, तो इतना याद रहेगा, संधि में भी अपने ये काम में आने वाले हैं। एक बार इसको फटाफट रिवाइज में करवा देता हूँ। सबसे पहला है अपना कंठे वर्ण, किसकी सहायता से, कंठ की सहायता से। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, ए आ क है विसर्ग, ये याद रह जाएगा। तालव्य वर्ण की बात करें तो जीभ और तालु, जीभ जो है तालु का स्पर्श करेगी, सूत्र रहेगा इचु यशा नाम तालु, और ई च वर्ग और ये और श। फिर करते हैं बात मूर्धन्य वर्ण की, तो मूर्धन्य वर्ण जो है वो मूर्धा की सहायता से बोले जाएंगे, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री ट र और श। फिर है अपने दंते वर्ण, दंते वर्ण जो है वो जीव किसका स्पर्श करेगी, दांतों का स्पर्श करेगी, सूत्र रहेगा तुलसा नाम दंते है, तय वर्ग और लय और श। ओष्ठ्य वर्ण की बात करें तो होठों की सहायता से बोले जाते हैं और इनका सूत्र रहेगा उपोष्ठ। ठीक है, उ और पय वर्ग। ठीक है, दंतोष्ठ वर्णों की बात करें तो दंत और ओष्ठों की सहायता से बोला जाएगा, एक ही वर्ण है व। ठीक है, कंठे वर्ण कंठ और तालु की सहायता से ए आई, कंठोष्ठ वर्ण कंठ और ओष्ठ की सहायता से ओ औ, और नासिक के वर्ण अड़ य ण न म, ये अपने 5 जो वर्ण है वो कहलाएंगे नासिक के वर्ण। एक देखो अंतस्थ वर्णों की भी बात करते हैं। अंतस्थ वर्ण जो है वो मैं यहां पर लिख देता हूं, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण जो है वो अपने 4 हैं, कौन कौन से हैं, य र ल और व, इनको कहते हैं अंतस्थ वर्ण। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये जो आज का जो डायग्राम है वो समझ में आया होगा, और इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं और परीक्षा में भी बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इनका थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को एक बार रिवाइज ज़रूर कर लें और आराम से इसको दोबारा से देख लें। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, पढ़ाने का तरीका पसंद आया है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या
आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल HS स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जितना आपका सहयोग रहेगा क्लासें उतनी ही अच्छे ढंग से और बेहतरीन तरीके से इसको बनाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।